गुड आफ्टरनून। एक तो ये कुछ लाइटें थोड़ी और बंद कर दो, थोड़े क्लियर नहीं आ रही है स्क्रीन। हाँ, एक दो बंद कर दो। चलो, तो आज हम कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का लास्ट चैप्टर करने जा रहे हैं, क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक बहुत हुई पड़ी है। अब ठीक है। ओके, सो पहले हम इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस को समझते हैं। क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का लास्ट चैप्टर। अब इस चैप्टर को काफ़ी पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की ज़रूरत है। जैसे कि ये कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का लास्ट चैप्टर है। इससे पहले हम लोग जो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं जिसमें हम लोग मर्जर अमलगमेशन, टेक ओवर, वैल्यूएशन कर चुके हैं, ये जो लास्ट के 20 मार्क्स का जो पार्ट है उसका लास्ट चैप्टर है। अब एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखते हैं, इसमें क्या होता है। जनरली स्टूडेंट शुरू के चैप्टर काफ़ी अच्छे से करता है। इवन अगर आप स्कूल टाइम से भी चेक करके देखें, स्टार्टिंग के चैप्टर में स्टूडेंट की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, और जब साल स्टार्ट होता है स्कूल के अंदर तो हर बच्चा कहता है कि यार अब से रेगुलर पढ़ा करूँगा। तो फिर वो काफ़ी टाइम तक शुरू में इसे करता भी है। धीरे धीरे करके एनर्जी लो होने लग जाती है। अब होता क्या है कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में कि जनरली स्टूडेंट्स का ध्यान होता है मर्जर अमलगमेशन पे, फिर टेक ओवर पे, उसकी रेगुलेशंस पे, वैल्यूएशन पे। उसे लगता है यार ये हो गया ना तो बस सीआर क्लियर हो जाएगा। और यहीं कहीं ना कहीं वो एक मिस्टेक कर देता है। वो ये सोचता है कि क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी 20 मार्क्स का एक पार्ट है, तो लास्ट में ना ऊपर ऊपर से पढ़ के चला जाऊँगा। कुछ आ गया तो ठीक, वरना थोड़ा बहुत आइडिया होगा उस हिसाब से करके चला जाऊँगा। अब ये बात जो हर स्टूडेंट, मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट सोचते हैं, यही बात एग्जामिनर भी सोचता होगा कि हर किसी का ध्यान मर्जर अमलगमेशन, टेक ओवर की रेगुलेशन, वैल्यूएशन के प्रैक्टिकल्स, इन पर है। तो वो कौन सा ऐसा टॉपिक है जो स्टूडेंट जनरली मिस कर देते हैं, उनमें से ये एक टॉपिक है क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी। ये बात एग्जामिनर भी जानता है, तो इसमें से क्वेश्चन दे देता है ये सोचकर कि स्टूडेंट ने इसे सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ा हो। इसलिए मैं अपने स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि इस चैप्टर को कभी मत छोड़ के जाना। अक्सर जो चीज़ लगती है कि एग्ज़ाम में नहीं आएगी, वही आकर पूरा पेपर ख़राब कर देती है। तो उनमें से ये एक चैप्टर जिसको मैं हमेशा मेन हाईलाइट करता हूँ कि ये वो चैप्टर है जो स्टूडेंट छोड़ते हैं और एग्ज़ाम में आ जाता है। और क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी, इसके बारे में एक मिसकंसेप्शन और भी है, और वो ये यार कि ये बहुत डिफ़िकल्ट चैप्टर है। कई बार कुछ फैकल्टीज़ ये कह देते हैं कि ये बाहर का लॉ है तो आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। कई बार फैकल्टी नहीं करवाते, लेकिन सोचने वाला पॉइंट ये है कि अगर फैकल्टी खुद ये बात बोले कि आप ये चैप्टर खुद कर लीजिएगा, या वो इस चैप्टर को नहीं करवाता, तो सोचने वाला पॉइंट ये है कि स्टूडेंट्स कहाँ से करेंगे। एटलीस्ट उन्हें एक गाइडलाइंस, एक डायरेक्शन तो दो कि आखिर ये चैप्टर है किस चीज़ के बारे में, और इसे पढ़ाने में भी कोई ऐसी डिफ़िकल्टी नहीं होती। ये सिर्फ एक माइंड स्टेट वाली बात है, मतलब माइंड सेट करने वाली बात है कि स्टूडेंट्स पहले से ये मान के चल लेते हैं कि ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट है, क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी। आईसीएसआई को भी पता है कि ये क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी मतलब जैसे इंडियन लॉ और बाहर के लॉ को मिक्स करके बना है, तो उन्होंने भी इतना कोई ज़्यादा कंटेंट इसमें नहीं दिया है कि इस चैप्टर को बहुत डिफिकल्ट चैप्टर की कैटेगरी में डाला जाए। इट्स नॉट ट्रू, इट इज़ डिफ़िकल्ट, बट बहुत डिफ़िकल्ट चैप्टर वाली कैटेगरी में ये नहीं है। अगर हम स्लोली इसे पढ़ेंगे, मैं आपको बताता हूँ 2 क्लास लगेगी सिर्फ इसके अंदर, एक आज की और एक कल, एक जो परसों लगने वाली है। एक आज की हो गई, एक हो गई थर्सडे की, ठीक है ना। तो 2 क्लासेस में ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, और वो भी टाइम इसलिए ज़्यादा कंज्यूम होगा क्योंकि स्टूडेंट्स पहले से ये डर बना के बैठे हुए हैं कि यार ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। अदरवाइज ये चैप्टर इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना इसको एज्यूम किया जाता है। लास्ट चैप्टर है, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते स्टूडेंट्स की एनर्जी लो हो जाती है, ये एक पॉइंट ज़रूर है। स्टूडेंट का भी मेन फोकस होता है मर्जर अमलगमेशन, टेक ओवर की रेगुलेशन और वैल्यूएशन के प्रैक्टिकल्स पे। ये भी एक वजह है कि इस चैप्टर को इग्नोर कर दिया जाता है, और जनरली जिस चीज़ को इग्नोर किया जाता है वही पेपर खराब करती है। तो हम इस चैप्टर को ढंग से पढ़ेंगे,
बाकी चाहे जैसा पढ़ाना चाहते हैं वो उनके अपना इशू है, लेकिन हम इस चैप्टर को ढंग से करेंगे। और रेगुलर आज की और जो थर्सडे की क्लास है उसमें मुझे 100% अटेंडेंस चाहिए, और बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, स्लोली स्लोली चलेंगे, कोई इश्यू नहीं। अब देखो क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी, सबसे पहले ज़रूरी है कि इंसॉल्वेंसी को समझने की कोशिश करते हैं। ये आप पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी इसे समझते हैं। इसमें क्या हो जाता है, मान लीजिए ये एक कंपनी है, इसको काफ़ी लोगों का कर्जा चुकाना है। असेट्स इसके पास थे 3 करोड़ के, मान लीजिए इसके पास 3 करोड़ के असेट थे, ये 3 करोड़ बन रहे हैं। लायबिलिटीज को पे करनी थी 7 करोड़ की। अब अगर कंपनी को बेच भी दिया जाए तो 3 करोड़ मिलेगा, पे करनी है लायबिलिटी 7 करोड़ की। अब कंपनी की लायबिलिटी जो है, लायबिलिटी तो आप समझते होंगे, कंपनी की जो लायबिलिटी है वो ज़्यादा है उसके असेट से, है ना। तो जब कंपनी की लायबिलिटीज उसके एसेट्स से ज़्यादा हो जाए, या कंपनी अपना डेप्ट ना पे कर पा रही हो, तो वो इंसॉल्वेंट हो जाएगी। जैसे एक पर्सन इंसॉल्वेंट होता है वैसे ही कंपनीज भी इंसॉल्वेंट होती है। केस वही सेम है, लायबिलिटीज पे नहीं कर पा रही तो इंसॉल्वेंट हो गई। तो सबसे पहले हमने जो मतलब समझा वो था इंसॉल्वेंसी का, ठीक है। जब आप अपनी लायबिलिटीज पे, डेप्ट पे ना कर पा रहे हो तो वो हो गया इंसॉल्वेंसी। अब सवाल आता है क्रॉस बॉर्डर का, क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी, इसे भी समझते हैं, बात बड़ी छोटी सी है लेकिन फिर भी इसे भी समझते हैं। क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी, इसमें क्या होता है, मान लीजिए एक कंट्री है इंडिया, हमारी अपनी कंट्री इंडिया, चाइना, ये हम कर लेते हैं अमेरिका, ठीक है ना। अब इस कहानी को शुरू से शुरू पढ़ते हैं। होता क्या है, जब ट्रेड होने शुरू हुए थे, जब स्टार्टिंग में ट्रेड होना शुरू हुआ था, तो इंडिया का ही एक पर्सन होता था, इंडिया का ही दूसरा पर्सन होता था, ये लोग आपस में ट्रेड करते थे। ये इसको सामान बेचता था, ये इससे कैश ले लेता था, फिर बाद में ये इससे सामान लेता था, ये इसको कैश देता, लोग आपस में लगे रहते थे। चाइना में ऐसा होता था, चाइना के लोग आपस में, ये इसको सामान देता था, ये इसके बदले इसको कैश देता था, ये चाइना का कोई तीसरे बंदे से सामान परचेज करता था तो इसको कैश दे देता था। अमेरिका वाले आपस में लगे रहते थे, एक अमेरिकन दूसरे अमेरिकन को कोई सामान देता था, उससे कैश लेता था, उस कैश से अपने लिए सामान खरीदता था, किसी और अमेरिकन को कैश देता था, पैसा वहीं ट्रांसफ़र होता रहता था। ट्रेड, हर कंट्री अपने में ही ट्रेड करती रहती थी, ठीक है ना। ऐसे केस में जब कोई एक पर्सन अपना पैसा नहीं पे कर पाता था तो उस पर इंडियन लॉ लग जाता था कि उसके पैसे रिकवर कैसे करने, ठीक कह रहा हूँ। अगर इसमें एक पर्सन है, ये दूसरा पर्सन था, इसने इसको सामान दिया, ये इसके पैसे पे नहीं कर पाया तो इंसॉल्वेंट हो गया, तो इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग उससे पैसे वसूल कर लिए जाते थे। चाइना था, चाइना में एक पर्सन ने सामान खरीदा, पैसे नहीं पे कर पाया, इंसॉल्वेंट हो गया। वो बताया ना भी इंसॉल्वेंसी का क्या मतलब है। तो चाइना का जो लॉ होता था इंसॉल्वेंसी का, वो यूज़ करके उससे पैसे वसूल कर लिए जाते थे। ये फिर अमेरिका का, एक पर्सन ने सामान लिया, पैसे नहीं पे कर पा रहा, तो इस पर अमेरिका का लॉ लग जाएगा। ऐसा पहले हुआ करता था जब ट्रेड आपस में विद इन कंट्री हुआ करता था। इंडिया का एक पर्सन इंडिया के एक पर्सन से ट्रेड कर रहा है, चाइना का एक पर्सन चाइना में अपने आप से ट्रेड कर रहा है, अमेरिका का एक पर्सन अपने आप में। फिर ग्लोबलाइजेशन हुई। अब देखो क्या हुआ, इसको नई स्लाइड पे ले जाऊँ, ये समझ आ गया, ये क्लियर है। अभी ये विद इन कंट्री चल रहा है ट्रेड, न्यू पे ले जाता हूँ। फिर क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन आया,
तो ये क्या हो गया, इंडिया, ये हो गया अपना चाइना। आपको पता ही है इंडिया में चाइना का कितना प्रोडक्ट आता है। तो ये हो गया अमेरिका। अब क्या हुआ, ट्रेड बढ़ने लगा। ये बॉर्डर है, ये इसकी बॉर्डर है, ये चाइना की बॉर्डर है, ये अमेरिका। अब ट्रेड बढ़ने लगा। चाइना की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थी वो अपना मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट इंडिया में बेचने लगी, इंडिया वाली चाइना में बेचने लगी। अमेरिका भी इंडिया और चाइना में सामान बेचने लग गया, सारे एक दूसरे में सामान बेचने लग गए। इंडिया वाला चाइना भेज रहा है, इंडिया वाला अमेरिका भेज रहा है, अमेरिका वाला इंडिया भेज रहा है, चाइना भेज रहा है, चाइना वाला इंडिया में भेज रहा है, अमेरिका, सब मिक्स हो गए। अब तक तो ऐसा होता आ रहा था कि जिस कंट्री में इंसॉल्वेंसी हो जाती थी, सारे इंडिया वाला इंडिया से ही परचेज कर रहा था, इंडिया वाले कोई सेल कर रहा था, तो उनको एक दूसरे के लॉस पता होते थे। इंसॉल्वेंसी हो जाती थी, सिंपल होता था कि इंडिया के 2 लोग हैं तो इंडियन लॉ लगेगा, चाइना में कोई इंसॉल्वेंसी हुई चाइना का लॉ लगेगा, अमेरिका में कोई इंसॉल्वेंसी हुई अमेरिकन लॉ लगेगा। अब हुआ ये, उसके बाद जब ग्लोबलाइजेशन की वजह से सारे कंट्री एक दूसरे के साथ ट्रेड करने लग गई, ऐसे केस में क्या होता था, कई बार क्या होता था, जैसे इंडिया वाले ने चाइना से सामान खरीदा, सामान इंडिया पहुंच गया, जो इंडियन इंपोर्टर था जिसने सामान मंगवाया, अब वो इंसॉल्वेंट हो गया, पैसे नहीं पे कर पाया। ठीक है, तो चाइना ने ये कहा कि हम इस इंपोर्टर से अपने लॉ के अकॉर्डिंग पैसे वसूल करेंगे। इंडिया ने कहा ऐसा थोड़ी चलेगा, हमारा भी एक इंसॉल्वेंसी लॉ है, हम उसके अकॉर्डिंग आपको पैसे दिलवा देंगे। ऐसे ही कुछ केसेस में ये होने लगा कि चाइना वाले पैसे पे नहीं कर पाए, तो इंडिया वाले ने कहा कि हमारे अकॉर्डिंग चलेगा, चाइना वाले ने कहा नहीं हमारे अकॉर्डिंग चलेगा। यही अमेरिका के साथ हुआ। तो क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी वो हो जाती है जब या तो पैसे देने वाला दूसरी कंट्री का है या पैसे लेने वाला दूसरी कंट्री का है। अब इस कंट्री के लॉ अलग है, इंडिया के लॉ अलग है, अमेरिका के लॉ इंसॉल्वेंसी में अलग है। तो क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी तब हो जाती है जब इंसॉल्वेंसी हुई और एक ऐसी इंसॉल्वेंसी हुई जो बॉर्डर क्रॉस करके आ रही है। क्लियर है? तो क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी के अंदर इंसॉल्वेंसी तो होगी, ये तो कंपलसरी है, और ये क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी है। तो ये क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी का मतलब था। अब हम इसकी थ्योरी रीड करते हैं। जस्ट एज ए नेचुरल पर्सन कैन बिकम इंसॉल्वेंट, ए कंपनी कैन आल्सो बिकम इंसॉल्वेंट। यही पढ़ा हमने। ए कंपनी इज सेड टू बी इंसॉल्वेंट व्हेन इट्स लायबिलिटी एक्सीड्स इट्स एसेट्स विच रिजल्ट इन इट्स इनएबिलिटी टू पे ऑफ द डेप्ट। यानी जब वो कंपनी अपनी डेप्ट पे नहीं कर पा रही और फिर वो वाउंड अप हो जाती है या इंसॉल्वेंट हो जाती है। अब ये वाला पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करना और नोट कर लेना, वैसे नोट्स में दिया हुआ है लेकिन इसे समझते हैं। क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी इशू अराइजेज व्हेन ए नॉन रेजिडेंट इज एदर ए डेटर, कंट्रीब्यूटरी और क्रेडिटर ऑफ द इंसॉल्वेंट इंडियन कंपनी। क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी का इशू अगर हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वो इशू ही तब अराइज होता है जब कोई नॉन रेजिडेंट, हम इंडियन है, बाहर का कोई पर्सन नॉन रेजिडेंट, क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी का इशू ही तब अराइज होता है जब कोई नॉन रेजिडेंट या तो डेटर है या कॉन्ट्रीब्यूटरी है या क्रेडिटर है ऑफ इंसॉल्वेंट इंडियन कंपनी। हम ये चैप्टर इंडिया में पढ़ा रहे हैं तो मैं इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है ना, कि इंसॉल्वेंट हमारी इंडियन कंपनी हुई है। क्लियर है? क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी का इशू ही तब अराइज होता है जब कोई नॉन रेजिडेंट डेटर है, कॉन्ट्रीब्यूटरी है या क्रेडिटर है ऑफ इंसॉल्वेंट इंडियन कंपनी। हम इसको यहां पढ़ के देखते हैं। इसको आप यूं समझिए, जब कोई नॉन रेजिडेंट DCC, जब कोई, ये हो गया हमारा नॉन रेजिडेंट। हम ये चैप्टर जैसे मैं आपको इंडिया में पढ़ा रहा हूँ,
तो हम ये मान के चल रहे हैं कि कोई इंडियन कंपनी है जो इंसॉल्वेंट होगी, ठीक है, इंडियन कंपनी है जो इंसॉल्वेंट होगी। तो क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी, इसको लिख लेना, नोटबुक में नोट करो। क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी का इशू ही तब अराइज होता है जब कोई नॉन रेजिडेंट या तो डेटर है या कॉन्ट्रीब्यूटरी है या क्रेडिटर है, किसका, ऑफ इंसॉल्वेंट इंडियन कंपनी का। फिर से रिपीट करूं, क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी का इशू ही तब अराइज होता है जब कोई नॉन रेजिडेंट, पहला पॉइंट, नॉन रेजिडेंट या तो डेटर है या कॉन्ट्रीब्यूटरी है या क्रेडिटर है, किसका, इंडियन इंसॉल्वेंट कंपनी का। ये था क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी। अगर ये दिमाग में रह जाता है और एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी के बारे में, तो एक तो मैंने आपको इंसॉल्वेंसी का मतलब समझाया, फिर क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी का मतलब समझाया, क्लियर है। उसके बाद और भी अगर कुछ लिखना हो तो फिर ये लिखा जा सकता है कि क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी का इशू ही तब अराइज होता है जब कोई नॉन रेजिडेंट, डेटर है, कॉन्ट्रीब्यूटरी है, क्रेडिटर है, DCC, ये लिख लो DCC। जब कोई नॉन रेजिडेंट, डेटर है, क्रेडिटर है या कॉन्ट्रीब्यूटरी है, किसका, इंसॉल्वेंट इंडियन कंपनी का। क्लियर। अदर इंस्टेंट कब हो सकते हैं, जब कोई इंसॉल्वेंट डेटर का असेट्स है इन मोर देन वन स्टेट और वेयर सम ऑफ द क्रेडिटर ऑफ द डेटर आर नॉट पार्ट ऑफ द स्टेट, आर नॉट फ्रॉम द स्टेट वेयर द इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग इज टेकिंग प्लेस। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। The other instances include where the insolvent debtor has assets in more than one state or where some of the creditor of the debtor are not from the state where the insolvency proceeding is taking place। अब इसमें एक वर्ड आता है ये स्टेट, इसको एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आगे आता है। और मैं आपको एक और बार बता दूँ, ये एग्जाम में भी आता है कि स्टेट का ही क्या मतलब है। मैं आपको एक तो सिंपल तरीके से समझाऊंगा, फिर एक दूसरा एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा, आपको उसमें से जो ज़्यादा क्लियर हो जाए उसे याद रख लेना। स्टेट का क्या मतलब है, देखो मैं बताता हूं। स्टेट का मतलब है कंट्री। इसे समझाने के दो तरीके। अब क्या होगा, स्टेट मतलब कंट्री कैसे हो गया। देखो ये जब बनाया गया था ये चैप्टर, तो उन्होंने हर जगह जहाँ पर कंट्री वर्ड यूज़ हो रहा था वहाँ पे स्टेट वर्ड यूज़ कर लिया। बस ये एक समझने वाली बात है कि जहाँ पर जैसे हम कहते हैं ना इंडिया इज़ माई कंट्री, याद है वो हम प्लेज करते थे इंडिया इज़ माई कंट्री, तो ये कुछ ऐसा है कि इंडिया इज़ माई स्टेट। अगर आप ये बात इतनी लाइन से समझ जाते हैं तो ठीक है कि हमें कंट्री की जगह स्टेट वर्ड यूज़ करना है। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, यानी जब जिसे हम लोग देश मानते हैं कंट्री, हमें स्टेट को कंट्री मानना है, बस इतना सा पॉइंट है। और ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है कि स्टेट क्या होता है। स्टेट मतलब कंट्री एनेक्टिंग दी लॉ, वो कंट्री जहाँ पर लॉ लग रहा है। अगर किसी को ये वाली बात इस सिंपल मेथड से क्लियर नहीं हो रही है कि स्टेट मतलब कंट्री कैसे, उसका एक अलग तरीका ढूंढते हैं फिर। वैसे स्टेट का मतलब है कंट्री, मतलब जैसे हम कहते हैं इंडिया इज़ माई कंट्री, हम कहेंगे इंडिया इज़ माई स्टेट, ठीक है। अमेरिका इज़ ए स्टेट, चाइना इज़ ए स्टेट। इस चैप्टर के लिए, क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी चैप्टर के लिए हम ये मानेंगे कि जहाँ पर भी हमें कहना है कि चाइना इज़ ए कंट्री, हम कहेंगे चाइना इज़ ए स्टेट, वो एक स्टेट है। बस इतना सब पॉइंट है। अगर आपको ये लॉजिक क्लियर हो जाता है वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अगर नहीं क्लियर होता तो एक दूसरा तरीका भी है, पता नहीं वो काम करेगा या नहीं, क्योंकि मुझे तो जनरली ये वाला भी इतना कोई डिफिकल्ट नहीं लगता कि कंट्री की जगह स्टेट वर्ड आना है, इतना डिफिकल्ट नहीं है समझना। अगर बस वही वाली बात है, वो जो डर बैठा हुआ है कि क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी चैप्टर डिफिकल्ट है, उस वजह से लगेगा कि देखा होने लग गया ना डिफिकल्ट। अदरवाइज इतनी सी बात है कि जहाँ पर स्टेट वर्ड यूज़ होना है वह कंट्री यूज़ करना है, ठीक है। इसका सिर्फ इस चैप्टर के लिए, हर जगह ये मत करना। अगर क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी का चैप्टर है तो हम ये मानेंगे कि स्टेट की जगह कंट्री वर्ड यूज़ करना, मतलब कंट्री की जगह स्टेट वर्ड यूज़ करना, सॉरी।
जहाँ पर कंट्री वर्ड यूज़ करना है वहाँ पर स्टेट लिखना है। इसका दूसरा तरीका ढूंढते हैं। देखिए, एक कंट्री है, मान लो इंडिया। हालांकि अगर वो पहला वाला पॉइंट क्लियर हो गया वेल एंड गुड, अगर उससे, क्योंकि वो इतना डिफिकल्ट पॉइंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर किसी को वो क्लियर नहीं हो रहा तो एक बार इसे बस देख लो, हो सकता है ये वाला ज़्यादा याद रह जाए। इंडिया में कई स्टेट है, यानी जब हम एक कंट्री को डिवाइड करके कुछ पोर्शन में बांटते हैं, इंडिया पूरी कंट्री है, तो जो स्मॉल पार्ट होता है, यानी ये पूरा इंडिया है कंट्री, उसके स्मॉल पार्ट को हम लोग स्टेट कह देते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ? यानी इंडिया एक कंट्री है और उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसे हम लोग अलग अलग स्टेट कहते हैं। कहते हैं नहीं कहते? अब पूरी पृथ्वी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, पूरे अर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। अब ये तो हमने इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, मैं कह रहा हूँ ये पूरा ग्लोब है। अब ये अलग अलग कंट्रीज हैं। अभी तक हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे, बड़ा पोर्शन कंट्री, स्मॉल पार्ट स्टेट, ठीक है ना मैं? लेकिन अगर हम पूरे ग्लोब के हिसाब से देखें, पूरा का पूरा ग्लोब जो है जिसमें अलग अलग कंट्रीज है, ये इंडिया है, ये चाइना है, ये अमेरिका है, ठीक है ना मैं? तो यानी अगर हम इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बड़े का छोटा पोर्शन स्टेट। अगर हम पूरी पृथ्वी के हिसाब से देखें, पूरे अर्थ के हिसाब से देखें, तो पूरे ग्लोब का एक पार्ट यानी इंडिया क्या हो गया? स्टेट। अगर हम ये मानते हैं कि बड़े का छोटा हिस्सा स्टेट है, अगर हम ये मानते हैं कि बड़े पोर्शन में से अगर पोर्शन बांटे जाते हैं तो हर एक छोटे पोर्शन को स्टेट का नाम दिया जाता है। तो अगर हम पूरा ग्लोब देखें, क्योंकि क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी पूरे वर्ल्ड पे लगता है, पूरी पृथ्वी पे लग रहा है, हर कोई एक दूसरे के साथ ट्रेड करता है, तो क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी का इशू हर जगह अराइज होता है। तो अगर हम पूरे ग्लोब के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक कंट्री क्या मानी जाएगी? स्टेट। अब या तो उस लॉजिक से याद करके रख लो कि कंट्री का मतलब स्टेट है, सिंपल बात है, क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी में कंट्री मतलब स्टेट, या मतलब स्टेट मतलब कंट्री, या कंट्री मतलब स्टेट। या फिर इस लॉजिक के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख लो कि अगर इंडिया में छोटे छोटे पोर्शन को हम लोग स्टेट कहते हैं तो पूरे ग्लोब के अकॉर्डिंग हमारे एक कंट्री क्या होगी? स्टेट। अब तो उस लॉजिक से याद कर लो। जैसे एक बड़ा सिंपल सा लॉजिक था कि कंट्री की जगह स्टेट वर्ड आएगा, स्टेट की जगह, मतलब इस चैप्टर में स्टेट की जगह स्टेट ही लिखना है, और कंट्री जहाँ पर आना चाहिए वहाँ पर हम लोग स्टेट लिख देते हैं। अब ये तो उस लॉजिक से याद रख लो या इस लॉजिक से, ठीक है? ये यूनिसेट्रल मॉडल लो। अब इसका क्या इशू है, इसकी भी कहानी समझते हैं, इसी पे समझते हैं पहले। देखो हुआ क्या, ये फिर वही वाली बात, अलग अलग कंट्रीज हैं, अलग अलग कंट्री मतलब अलग अलग स्टेट है, ठीक है ना? अब हो गया क्लियर? चाइना एक स्टेट है, अगर हम क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो। अमेरिका एक स्टेट है, अगर हम लोग क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी चैप्टर पढ़ रहे हैं। अब हुआ क्या, इंडिया का इंसॉल्वेंसी का अपना लॉ था, चाइना का इंसॉल्वेंसी का अपना लॉ था, अमेरिका का इंसॉल्वेंसी का अपना लॉ था। इंसॉल्वेंसी को लेकर इनके अपने विचार थे, अपने व्यूज़ थे, अपने ओपिनियन थे। चाइना के इंसॉल्वेंसी को लेकर अपने व्यूज़ थे, अमेरिका के अपने व्यूज़ थे। पैसा वसूल करना हर कंट्री में बेसिकली अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ कंट्रीज़ में जो रूल्स होते हैं वो काफ़ी हार्श होते हैं, कुछ में थोड़े लीगल प्रोसीडिंग के थ्रू होकर फिर पैसा वसूल किया जाता है। कुछ कंट्रीज़ में प्राइवेट प्रॉपर्टी, जो पर्सनल प्रॉपर्टी होती है, उसको अटैच नहीं किया जाता,
लोन पे करने के लिए कुछ कंट्रीज़ में किया जाता है, अलग अलग तरीके भी हैं। तो क्या हुआ, देखो जब ओपिनियन में अलग अलग व्यूज़ हो, मतलब अलग अलग व्यूज़ इन द सेंस कि किसी का अपना व्यू है इंसॉल्वेंसी को लेके, अपने लो है, किसी के अपने लो है, किसी के अपने लो है, और ऐसे केस में ट्रेड भी करना है भाई, आपस में ट्रेड करना थोड़ी बंद कर देंगे, ट्रेड तो करना ही है, और ट्रेड होगा तो इश्यूज भी होंगे, इंसॉल्वेंसी का केस भी आएगा। लेकिन कंट्रीज में जो लोग चाहते हैं कि लड़ाइयाँ ना हो, ऐसा ना हो कि ट्रेड ही बंद हो जाए, तो उन्होंने कहा देखो हमारे अपने व्यूज़ हैं, तुम्हारे ट्रेड को लेकर अपने व्यूज़ हैं, अमेरिका के अपने व्यूज़ हैं। तो ये सोचा गया कि आपस में इनका क्लैश ना हो, तो क्यों ना एक बीच का रास्ता निकालते हैं, और वही बीच का रास्ता था यूनिसेट्रल मॉडल लॉ। इन्होंने कहा कि देखो हर कंट्री अलग है, यानी हर स्टेट अलग है, ठीक है ना, हर स्टेट अलग है, और हर किसी का अपना लॉ है। अब ट्रेड होगा तो डिस्प्यूट भी होगा, डिस्प्यूट होगा तो इंसॉल्वेंसी भी होगी, इंसॉल्वेंसी होगी तो इश्यूज भी होंगे। तो आपस में कंट्रीज में डिस्प्यूट ना हो, अगर इंसॉल्वेंसी हो भी रही है कोई बात नहीं, तो कुछ ऐसे रूल्स, कुछ ऐसे प्रोविजंस बना लेते हैं जो कॉमन हो जाएंगे। यानी जब इंडिया अपने इंसॉल्वेंसी लॉज बनाएगा तो वो यूनिसेट्रल मॉडल में जो प्रोविजंस दिए हुए हैं उनका ध्यान रखेगा कि उनसे मिलते जुलते बनाए। जब चाइना अपने इंसॉल्वेंसी लॉज बनाएगा वो ध्यान रखेगा कि उसके जो लॉज हैं वो यूनिसेट्रल मॉडल में जो प्रोविजंस दिए हुए हैं उससे मिलते जुलते हों। अमेरिका जब अपना इंसॉल्वेंसी लॉ बनाएगा तो उसके जो प्रोविजंस है, रूल्स है, वो यूनिसेट्रल मॉडल लॉ से मिलते हों। इसका बेनिफिट क्या होगा कि जब दो कंट्रीज़ के बीच में इंसॉल्वेंसी का केस चल रहा होगा तो उनमें काफ़ी, उनके लॉज में काफ़ी बातें मिलती हुई होंगी। इससे क्या है, डिस्प्यूट इजीली सॉल्व हो जाएगा। जब दो लोग अलग अलग विचार रखते हों तो ये बहुत ज़रूरी है कि कोई बीच का रास्ता निकाला जाए ताकि डिस्प्यूट को सॉल्व किया जा सके। तो ये वो था यूनिसेट्रल मॉडल लॉ। इसमें कुछ ऐसे प्रोविजंस थे, कुछ ऐसी रिकमेंडेशन, कुछ ऐसी सजेशंस थी जो लाई गई ताकि जब भी कोई कंट्री अपना इंसॉल्वेंसी लॉ बनाए इसको पढ़कर बनाए, ताकि कल को जब क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी हो रही हो तो इजीली सॉल्व की जा सके। अब बताओ इसमें अब तक हमने जितना पढ़ा उसमें क्या डिफिकल्ट था। इस चैप्टर के अकॉर्डिंग इंडिया एक स्टेट है, चाइना एक स्टेट है, अमेरिका एक स्टेट है। यूनिसेट्रल ये लॉ समझ आ गया, मॉडल लॉ क्या था। ऊपर हमने डेफिनेशन पढ़ी जिसमें हमने पढ़ा क्रॉस बॉर्डर में क्या था, इंसॉल्वेंसी मतलब जब एक कंपनी अपने डेप्ट ही पे ना कर पा रही तो वो इंसॉल्वेंसी। किसी को कोई इशू, कोई डाउट, जब पढ़ाता हूँ ना मैं तो तब तो किसी को कोई डाउट नहीं आ रहा होता क्योंकि कहानी की तरह चल रहा होता है सब। बट यकीन करो इसमें इतना डिफिकल्ट नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल भी नहीं है। मैंने बताया 2 क्लासेस लगेंगी और घर जाके आपको पढ़ना भी पड़ेगा, लेकिन लॉजिक क्लियर हो ना। जैसे मैंने कहा कि इस चैप्टर में अकॉर्डिंग इंडिया एक स्टेट है, चाइना एक स्टेट है, अमेरिका एक स्टेट है। इस चैप्टर के लिए बस यूनिसेट्रल मॉडल लॉ, इंडिया के थिंकिंग प्रोसीजर, उसके व्यूज़ अलग थे, चाइना के अलग थे, अमेरिका के अलग थे, तो उन्होंने एक कॉमन लॉ बना दिया, यूनिसेट्रल मॉडल लॉ। ठीक है, ये उसकी कुछ थ्योरी है जो आपके नोट्स में भी दी हुई है। यूनिसेट्रल मॉडल लॉ कब आया था? द यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, ये यूनिसेट्रल, ये इस्टेब्लिश हुआ था 1966 में एज ए सब्सिडरी बॉडी ऑफ जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशन।
ये एक सब्सिडरी बॉडी बना था ऑफ जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशन, यानी जो यूनाइटेड नेशन था उसकी सब्सिडरी एक बॉडी बना था। इसका मेन पॉलिसी का इसमें वही लिखा हुआ है कि इसमें इसका मेन मकसद यही था कि जब कंपनीज क्या, जब कंट्रीज अपने इंसॉल्वेंसी लॉज बनाएं तो इसको कंसिडर करके बनाएं। इंडिया भी एक मेंबर है यूएन जनरल असेंबली का एंड यूनिसेट्रल का, यानी कि हम भी इसके एक मेंबर हैं और इसके अकॉर्डिंग हम लोग भी एक स्टेट है। क्या यूनिसेट्रल WTO का पार्ट है? ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ये WTO है, कैप्शन में होना चाहिए था, तो उसका आंसर है नो। यूनिसेट्रल अलग है, WTO अलग है, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है इससे अलग है, यूनिसेट्रल अलग, ये इंडिपेंडेंट है फ्रॉम द यूनाइटेड नेशन। ये आपके नोट्स में दिया हुआ है, इसको पढ़ लेना। लेकिन क्या ये WTO का पार्ट है? नहीं। यूनिसेट्रल मॉडल क्या था वो क्लियर हो गया कि एक कॉमन रास्ता होना चाहिए जिससे, ताकि जो डिफरेंट कंट्रीज है वो एक साथ बैठकर काम कर सके, जो इंसॉल्वेंसी मैटर है उसको सॉल्व कर सके। ए मॉडल लॉ इज ए लेजिस्लेटिव टेक्स्ट दैट इज रिकमेंडेड टू द कंट्रीज टू इनकॉर्पोरेशन इनटू देयर नेशनल लॉ, यानी जब आप अपनी कंट्री का नेशनल लॉ बनाएं तो इसे कंसिडर कर लेना, ताकि जब इंसॉल्वेंसी हो तो इजीली की जा सके, कम से कम डिस्प्यूट। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? मॉडल लॉ का ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता ही दिया है, लेकिन हम इसे फिर भी रीड करते हैं। जो पर्पस है मॉडल लॉ का वो ये है, क्या पर्पस होगा कि जब क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी हो तो इजीली हो जाए, यही मकसद था ना हमारा। द पर्पस ऑफ मॉडल लॉ इज टू प्रोवाइड effective mechanism for dealing with cases of cross border insolvency as to promote the objective of, क्या ऑब्जेक्टिव पूरा करेगा? कोऑपरेशन। ये पूरा लिखा हुआ है लेकिन इसे इस तरीके से याद रखना, कोऑपरेशन। सबसे पहले क्या है, अगर दो कंपनीज के लॉज एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे तो वो एक दूसरे को इजीली कोऑपरेट कर सकते हैं। कोऑपरेशन बिटवीन द कोर्ट एंड अदर कंपोनेंट अथॉरिटी ऑफ ए स्टेट, फिर से वो स्टेट है, यानी क्या कहना चाह रहा है वो? कोऑपरेशन बिटवीन द कोर्ट्स एंड द अदर कंपिटेंट अथॉरिटी ऑफ ए कंट्री। लेकिन हम इस चैप्टर में कंट्री की जगह क्या कह रहे हैं? स्टेट। स्टेट मतलब कंट्री एनेक्ट्स द लॉ एंड फॉरेन स्टेट्स यानी एंड फॉरेन कंट्रीज इन्वॉल्व इन केस ऑफ क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी। यहां पर अगर आप एग्जाम के अंदर आंसर में कंट्री मत लिख देना, स्टेट लिखना, तभी उसे लगेगा कि आपने ये चैप्टर पढ़ा है ढंग से और आपको स्टेट का मतलब समझ आया। फिर से रिपीट करूं, जो पर्पस है मॉडल लॉ का वो सबसे पहला पर्पस है कोऑपरेशन करना बिटवीन द कोर्ट्स एंड अदर कंपोनेंट अथॉरिटी ऑफ ए स्टेट। स्टेट मतलब कंट्री, द कंट्री एनेक्ट्स द लॉ, एंड फॉरेन स्टेट्स मतलब फॉरेन कंट्रीज इन्वॉल्व इन केस ऑफ क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी। ग्रेटर लीगल सर्टेनिटी ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। देखो, जब पता हो ना कि दूसरी कंट्रीज के इंसॉल्वेंसी लॉज भी हमारे जैसे हैं तो अपना सामान देने में डर नहीं लगता कि कल को अगर इंसॉल्वेंसी होगी तो उस बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज मेरे को भी है ना। अगर हमें बाहर की कंट्रीज़ के इंसॉल्वेंसी लॉज बिल्कुल ही अलग है तो हम अपना सामान भेजेंगे ही नहीं कि यार वो तो बिल्कुल ही अलग तरीके से, फिर कौन धक्के खाता फिरेगा। होता है ना यार, इंडिया में तो बहुत होता है ऐसे यार, केस लटक जाते हैं, यार मेरे को वहाँ की लॉज की नॉलेज भी नहीं है, कौन धक्के खाता रहेगा। तो एक ग्रेटर लीगल सर्टेनिटी बनती है कि ज़्यादा फर्क नहीं होगा, बेसिक प्रोसीजर सेम है, बस फॉर्म वॉर्म के नाम वाम चेंज हो जाएंगे अगर यूनिसेट्रल मॉडल को फॉलो करके लॉ बनाया गया, तो ये उसका बेनिफिट है। ठीक है ना, मॉडल लॉ का बेनिफिट है कि लॉज जो है वो एटलीस्ट कॉमन होंगे। फेयर एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रॉस बॉर्डर, वही वाली बात है, एक फेयर सही तरीका होगा भाई, ज़्यादा डिफरेंस तो होगा नहीं दोनों कंट्रीज़ के लॉ में, और एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन होगा। प्रोटेक्शन एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ वैल्यू ऑफ डेटर और एसेट्स, मतलब जो डेटर के एसेट्स है उसकी प्रोटेक्शन वगैरह, और मैक्सिमाइजेशन ऑफ वैल्यू, इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि उसकी वैल्यू कम ना हो। जिन लोगों को पैसा रिफंड करना है या जिन लोगों को पैसा मिलना चाहिए उन्हें उनके पैसे आराम से मिल जाए। फैसिलिटेशन ऑफ द रेस्क्यू ऑफ द फाइनेंशियल ट्रबल बिजनेस, इसका एक बेनिफिट ये भी होता है कि वो बिजनेस जो फाइनेंशियली ट्रबल यानी परेशानी में है उनको भी हेल्प करने में मदद मिलती है। इससे क्या हेल्प मिलती है? एम्प्लॉयमेंट बचती है। एम्प्लॉयमेंट कैसे बचती है? अगर कोई बिजनेस डूब रहा है तो वो अकेले नहीं डूबता, वो काफ़ी सारी जॉब्स भी लेके डूबता है। उस कंपनी में जो लोग जॉब्स एम्प्लॉयड होंगे, काम करते होंगे,
उनकी जॉब्स भी लेके डूबेगा। तो अगर क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी होगी और उनके जो मॉडर्न लॉ के अकॉर्डिंग जब लॉज बनाए जाएंगे तो उनके रूल्स लगभग सेम होंगे, तो हर कंट्री ये कोशिश करेगा कि यार उसकी दूसरी कंट्री जो है वो में जो कंपनी लगी हुई है वो इंसॉल्वेंट ना हो, ताकि एम्प्लॉयमेंट बचाई जा सके। ठीक है, बेसिक इसका कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो गया है कि क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी क्या होता है, मॉडर्न लॉ क्या है, स्टेट का मतलब क्या है और इसके बेनिफिट क्या है, तो ये इसका बेस था। बेस क्लियर होने के बाद हम आगे चलेंगे, लेकिन बेस क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी क्या है, अब तक हमने ये पढ़ा, इस पर किसी को डाउट है? इंसॉल्वेंसी अलग से पढ़ा है, क्रॉस बॉर्डर अलग से पढ़ा है। दूसरा हमारा था डेवलपमेंट ऑफ यूनिसेटरल मॉडल लॉ, एक बीच का रास्ता होना, एक कॉमन थिंकिंग होनी बहुत ज़रूरी है लॉज बनाते वक्त, वही हमारा यूनिसेटरल मॉडल लॉ था। क्या यूनिसेटरल WTO का पार्ट है? नहीं, ये अलग है उससे। ऑब्जेक्टिव कोऑपरेशन होना चाहिए, ये मैंने बताया, ये स्टेट मतलब कंट्री। ठीक है, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम जनरल प्रोविजन स्टार्ट कर रहे हैं। बेस हो गया क्लियर? अब जहाँ से प्रोविजन स्टार्ट हो रहे हैं, डरने वाली कोई बात नहीं है। शुरू में मेरे को पता है थोड़ा सा जो पहला प्रोविज़न है वो थोड़ा सा अटपटा लगेगा, उस पर हम थोड़ा टाइम भी स्पेंड करेंगे क्योंकि पहला प्रोविज़न है और बस यहीं से थोड़ा सा अटपटा लगेगा। इसका जो सेकंड प्रोविजन्स है उसमें कुछ डेफिनेशंस है, बस वो डेफिनेशंस अगर पूरी जैसे मैंने स्टेट समझाया ना, ऐसे ही कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। इतना डिफिकल्ट नहीं है, अगर लॉजिक वाइज चलोगे, कॉन्सेप्ट वाइज चलोगे ना, अगर अपने माइंड को एकदम क्लियर करके चलोगे कि यार बिल्कुल आम लाइफ से रिलेटेड अगर उसको लेके चलोगे ना, कनेक्ट कर लोगे तो बहुत ईजी रहेगा वो। अब जनरल प्रोविज़न हाँ थोड़ा सा क्रिस्पी सा ज़रूर है, लेकिन जो इसके बाद एक डेफिनेशन वाला पार्ट है, बस वो एक क्लियर हो जाए ना और मुझे कंफर्मेशन मिल जाए कि तुम लोगों को वहाँ तक समझ आ गया, आगे वाला चैप्टर इजीली संभाल लोगे। उसके बाद तो बस घर जाके रीड ज़रूर करना, बस इतना कर देना। ठीक है, तो अब जनरल प्रोविज़न स्टार्ट करते हैं। तो जनरल प्रोविज़न में है स्कोप ऑफ एप्लीकेशन, जो आर्टिकल 1 है। इसमें क्या होता है, इसमें जनरली हम लोग देखते हैं कि